प्रॉपर्टीज से शुरू करेंगे। सो मेरे प्यारे बच्चों, our today's topic is colligative properties, a very important topic। बेटा देखो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है तो वैसे ही तुम्हें पेपर में पूछा जाएगा। ये 50,000 बार क्वेश्चन आ चुका है, अगले 50,000 साल आता ही रहेगा ये हमेशा। तो सबसे पहली बात होती है कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी, व्हाट आर कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज। बेटा कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज किसको कहते हैं? देखो बेटा कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन which depends upon number of solute particles, not on the nature of solute particles। क्या बोलेंगे? These are measurable properties of the system, measurable properties of solution whose values depends upon number of solute particles, not on the nature of solute particles। nature of solute particles। ठीक है बच्चों, ऐसी मेजरेबल प्रॉपर्टीज सॉल्यूशन की जिनकी वैल्यू नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करती, नेचर पे डिपेंड नहीं करती। कहने का मतलब ऐसी प्रॉपर्टीज जो अगर मैं ये कहूं कि 0.1 मोलर ग्लूकोज है या 0.1 मोलर सुक्रोज है या 0.1 मोलर यूरिया है, प्रॉपर्टी सेम हो तो इसमें इस बात से फर्क नहीं पड़ा कि हमारे पास ग्लूकोज है, सुक्रोज है कि यूरिया है। अगर इसकी मोलारिटी सेम है, यानी नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर सेम है, ठीक, मोलारिटी मोलालिटी व्हाटएवर, मतलब नंबर सेम है तो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी सेम रहती है। हाँ, अगर हमने यहां पे 1.1 मोलर की जगह 0.2 मोलर ग्लूकोज ले लिया होता तो ऐसी प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो डिफरेंट हो जाती हैं। ऐसी प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो जाती हैं। कहने का बहुत सिंपल सा मतलब ये हो गया बेटे जी कि देखो अगर हमारे पास नंबर चेंज हुआ तो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी चेंज कर जाती है, नेचर चेंज हुआ तो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी चेंज नहीं करती। तो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज आर द प्रॉपर्टीज व्हिच डिपेंड अपॉन number of solute particles, not on the nature of solute particles। जो नंबर पे डिपेंड करता है, नेचर पे डिपेंड नहीं करता। अगर नंबर सेम हुआ तो वो प्रॉपर्टी सेम होगी, उसको कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी कहा जाता है। ठीक है, अब यहीं पर एक और चीज हमें समझ के चलनी है। समथिंग आर कॉल्ड एज डेमोक्रेटिक प्रॉपर्टीज। डेमोक्रेटिक प्रॉपर्टीज, एक्चुअली इस चैप्टर में बेटे हम लोग डेमोक्रेटिक प्रॉपर्टीज ही पढ़ते हैं। एक्चुअली इस चैप्टर में हम सिर्फ डेमोक्रेटिक प्रॉपर्टीज ही पढ़ा करते हैं, पर हमें बोल दिया जाता है कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि बेटा डेमोक्रेटिक प्रॉपर्टीज आर कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन। कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन। अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन हो तो उसकी कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज को अपन डेमोक्रेटिक प्रॉपर्टीज का नाम दे देते हैं। डेमोक्रेटिक मतलब जैसे हमारी डेमोक्रेसी में हर एक वोट का फर्क पड़ता है बेटा, एक वोट कम होने से सरकार चेंज हो सकती है, हर एक वोट का फर्क होता है, उसी तरह से हर पार्टिकल का फर्क पड़ता हो, ठीक, उसको हम डेमोक्रेटिक प्रॉपर्टी बोलते हैं। वो पार्टिकल कोई भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता, वोट हिंदू का हो, मुसलमान का हो, सरदार का हो, किसी का भी हो भाई, ठीक, इससे थोड़ी फर्क पड़ता है। फर्क सिर्फ इससे पड़ता है कि भैया वोट कम या ज्यादा, ठीक है, नंबर पे डिपेंड करता है, नेचर पे नहीं, किसने दिया उस पर डिपेंड नहीं करता है।
बड़े ने दिया, बूढ़े ने दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसी तरह से हमारे पास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन जो कि नंबर पे डिपेंड करेंगी, दे विल नॉट डिपेंड अपॉन यू कैन से नेचर, सो दे आर कॉल्ड एज डेमोक्रेटिक प्रॉपर्टीज। देखो बेटे, हमने 4 तरह की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़नी है, ठीक। 4 तरह की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या है? नंबर 1, relative lowering in vapor pressure, relative lowering in vapor pressure, ये पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और ये हम पढ़ चुके हैं। This we have already done under the head of Raoult's law containing solutions having non-volatile fluid। वो relative lowering के ही क्वेश्चन थे, relative lowering ही थी, ठीक। तो वो हम एक बार दोबारा कर सकते हैं, न्यूमेरिकल उसके वही रहने हैं, ठीक, न्यूमेरिकल में चेंज नहीं होना है, ठीक। तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ये हम कर चुके हैं। बेटा दूसरा हमारे पास होगा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, ठीक। तीसरी बात बेटा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या है? बॉइलिंग पॉइंट का इंक्रीज हो जाना, बॉइलिंग पॉइंट का इंक्रीज हो जाना। दूसरा होगा बेटा आपके पास डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट? बेटा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाना, डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट। और चौथी बात बेटे हमारे पास होती है जिसको हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक, ऑस्मोटिक प्रेशर। माइंड वन थिंग कि हमारे पास वेपर प्रेशर इज नॉट अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, नॉट एट ऑल। इट इज रिलेटिव लोअरिंग इन, यू कैन से वेपर प्रेशर इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। सिमिलरली बॉइलिंग पॉइंट is not a colligative property, it is elevation, increase in boiling point is the colligative property। उसी तरह से freezing point is not a colligative property, it is depression in freezing point, जो freezing point का decrease हुआ वो colligative property होता है। and osmotic pressure ये colligative property, ये 4 तरह की colligative property को हम पढ़ेंगे। पर सबसे पहले मेरे को सारे बच्चे फटाफट से यस और नो लिख के बताएंगे कि क्या आपको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी समझ में आई कि नहीं आई। खास करके मुकुल का आंसर मेरे को चाहिए ही। यस ईशप्रीत, क्या पूछना चाह रहे हो बेटा? सर गलती से हो गया, यस। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। सर मोलारिटी की जगह अगर मोलालिटी भी होगा, नॉर्मलिटी भी, तब भी सेम रहेगा ना ये चीज? बिल्कुल सेम रहेगा मेरे बच्चे। नंबर चाहे मोलारिटी से हो, चाहे मोलालिटी से हो, चाहे किसी भी नंबर जहां पे आ जाए, बस वो नंबर पे डिपेंड करनी चाहिए। मुकुल मेरे को तेरा आंसर नहीं मिला भाई। डू यू गॉट व्हाट इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और नॉट? अब यहां पे प्रॉब्लम आती है दोस्त, ठीक। अगर कोई बंदा ऐसे ही बैठ जाएगा तो फिर उसको कहां से समझ में आ जाए? अब आ रहा है आंसर। भैया अटेंटिव रहो, और आता है तो बताओ, नहीं आता तो बताओ, बहाने नहीं मारो, ठीक। तो हमारे पास क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? मेजरेबल प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन whose value depends upon number of solute particles, not on the nature of solute particles, उनको क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन जो होती है उनको डेमोक्रेटिक प्रॉपर्टी बोलते हैं। 4 तरह की हमारे पास होती है, relative lowering in vapor pressure, elevation in boiling point, depression in freezing point and osmotic pressure। ये 4 तरह की हमारे पास क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी हम पढ़ के चलते हैं। पर एक्चुअली तुम्हें ना क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी अभी नहीं मालूम, उसका मैं लॉजिक आपसे पूछता हूं। शायद आप अपने दोस्तों से पूछो, उन्होंने तो पढ़ लिया है ना क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, उनसे पूछ लेना जरा। ये क्वेश्चन है ना कि उनको समझ में आ भी गया है, कैसी रट्टा मारी जा रहे हो वो लोग, और फाइनली उनके हाथ में कुछ नहीं होगा। एक बात बताओ बेटा, एक संतरे का वेट अगर 100 किलो है, या एक संतरे का वेट मान लो 100 ग्राम है, एक संतरे का वेट 100 ग्राम है, तो 10 संतरे का कितना होगा? जैसे जल्दी बोलो, जल्दी, मुश्किल क्वेश्चन क्या है? 100 ग्राम। वाह, कितना तगड़ा मैथमेटिक्स है।
मैंने कहा एक संतरे का वेट 100 ग्राम, तो 10 संतरे का कितना, कहता 100 ग्राम। नहीं सर, 1 किलो 1000 ग्राम, ऑब्वियसली 1000 ग्राम। और अगर मैं 20 संतरे लेता तो सर 2 kg। 2 kg, डन। अब मान लो उसकी जगह पे, संतरे की जगह मैंने ना सेब ले लिए, ठीक है जी, संतरे की जगह क्या ले लिए, सेब ले लिए, और 100 ग्राम का एक सेब था। अब बोलो 10 सेब का वेट कितना, 1000 ग्राम। 1000 ग्राम। 20 सेब का वेट कितना, 2000 ग्राम। तो एक बात समझो, सेब या संतरा होने से कोई फर्क पड़ा? नो सर। नंबर से फर्क पड़ा ना, नंबर चेंज हुआ तो वेट चेंज हुआ, ठीक। उसी तरह से बेटा 1 मोल ग्लूकोज, ठीक, और 1 मोल सुक्रोज, ठीक, इनका नंबर तो सेम है, इनका नंबर सेम है, ठीक। तो अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन उनका वेट तो अलग अलग है, वेट तो उनका अलग अलग है ना भाई। हमारे पास 1 मोल ऑफ ग्लूकोज का वेट अलग होगा, 1 मोल सुक्रोज का वेट अलग अलग होगा, नंबर भले ही सेम है। तो इसी तरह से मास जो होता है ना, मास जो होता है, कई बार इट डिपेंड्स अपॉन नंबर। तो क्या मास भी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है? अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? मैंने अभी प्रूव करके दिया तुम्हें कि भैया 100 ग्राम के 10 संतरों का वेट 1 kg, 100 ग्राम के 10 सेब का वेट 1 kg। तो इट डज नॉट डिपेंड अपॉन संतरा और सेब, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन नेचर, इट डिपेंड्स अपॉन नंबर। सो इज मास द क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी? इफ इट इज द क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी तो यहां लिखी क्यों नहीं सर ने? और अगर नहीं है तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी क्यों नहीं है? व्हाई इट इज नॉट अ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी? जबकि मैंने बताया, अब देखो बेटा, आप सिंपल सी बात समझो यार, ठीक, सल्यूट कोई भी डाला, उसका अगर नंबर चेंज होगा तो वेट तो चेंज होगा ही। तो वेट तो नंबर पे डिपेंड करेगा ना, वेट तो नंबर पे डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा? ऑब्वियसली वेट नंबर पे डिपेंड करेगा। तो क्या वेट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है? ये पूछना कभी अपने दोस्तों से, बोला भाई एक बात बताओ, वेट नंबर पे डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा? ऑब्वियसली वेट नंबर पे डिपेंड करेगा भाई, ठीक। लेकिन इज दैट अ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी? अगर है तो सर ने लिखी क्यों नहीं, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? तो तब तुम्हें पता चलेगा कि एक्चुअली क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी की डेफिनेशन ही किसी को पता नहीं। मैंने यहां पे क्लियर करने की कोशिश तो की थी कि बेटा qualitative property, vapor pressure is not a qualitative property, neither boiling point is a qualitative property, neither freezing point is a qualitative property. इनमें जो चेंज आए हैं, इनमें जो चेंज आए, जैसे लोअरिंग इज द चेंज, एलिवेशन बढ़ जाना दैट इज चेंज, डिप्रेशन डिक्रीज होना दैट इज चेंज, ऑस्मोटिक प्रेशर अपने आप में चेंज होता है। तो एक्चुअली क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है the change in properties which depend upon number, not the nature, उसको बोलते क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक। जो चेंज आया वो, अगर ऐसा होता कि एक संतरे का जो वेट है 10 kg और 10 संतरे का वेट 90 kg, रादर 900 ग्राम हो जाता, 100 ग्राम का जो फर्क आता वो सेब और संतरे के लिए सेम होता, तो हम बोलते डिफरेंस इन द वेट इज द क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। पर ऐसा वो होता ही नहीं। तो एक्चुअली क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी ये डिफाइन करना थोड़ा सा ऐसा, हमें स्कूल में ऐसे लिखना होता है, पेपर में ऐसे लिखना होता है, बट समझना ये होता है कि क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी इज एक्चुअली डिफरेंस, यानी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज चेंज फ्रॉम द नॉर्मल बिहेवियर। जैसे इट इज relative lowering in vapor pressure change from the normal behavior, relative lowering या elevation from of boiling point का चेंज होना, वो चेंज अगर नंबर पे डिपेंड करता है तो उसको क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो बेसिकली क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है? होता यह है जो चेंज होता है नॉर्मल प्रॉपर्टी में, नॉर्मल प्रॉपर्टी में जो चेंज, जो फर्क आ रहा है, और which depends upon number not on the nature, that is called as qualitative property. But yet you can easily understand that qualitative property are the measurable property of solution whose value depend upon number of solute particle, not on the nature of solute particle. So they are called as qualitative properties. Yes, And yes, sir. dilute solutions are called as to be democratic properties. Yes,
Anybody wants to ask anything? May ask. सर डेफिनेशन यस सर सर डेफिनेशन में अगर हम चेंज इन द मेजरेबल प्रॉपर्टीज लिखते हैं तो वो गलत तो नहीं होगा? बेटे गलत होना नहीं चाहिए, पर आपको पता ना ये अंधे बहरे गूंगों का देश है मेरे भाई, ठीक? वो वैसे कांटा लगा देंगे, उनको सिर्फ वो डेफिनेशन चाहिए जो छोटी मोटी किताब जो पढ़ते प्रदीप दिनेश वगैरह वगैरह उसमें लिखा हो। ओके मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन whose value depends upon number of solute particles. Clear? बेटे clear or not? Okay. Sir, then change in weight is also colligative property. It does Change. not depend upon number. Change in weight does not depend upon number. It is not a colligative property, brother. अरे नंबर पे भी तो डिपेंड करना चाहिए, चेंज ही थोड़ी देख रहे हैं। मैंने कहा चेंज इन द नॉर्मल प्रॉपर्टी विच डिपेंड अपॉन नंबर, नॉट ऑन द नेचर। गॉट इट? ओके सर। तो ये वेट वाला दोबारा समझाओ तो मुझे समझ नहीं आया। बेटे मैंने कंफ्यूजन है। देखो बेटे मैंने कहा जो नॉर्मल प्रॉपर्टीज, एक बॉइलिंग पॉइंट वाटर का 100 डिग्री होना चाहिए, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री होना चाहिए, और मान लो वो 101 डिग्री आ गया। अब ये जो 1 डिग्री चेंज आया यही कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है ना? वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री होना चाहिए था और वो आ गया 101, तो चेंज कितना आया दोस्त? ये जो चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टीबी, चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट, ये 1 आया, और ये नंबर पे डिपेंड करता है, ये आगे प्रूव कर दूंगा मैं। तो दिस चेंज व्हिच डिपेंड्स अपॉन नंबर नॉट ऑन द नेचर, इट इज कॉल्ड एज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। बोल क्लियर हो गया कि नहीं? यस। अगर चेंज इन वेट हो, क्या वो नंबर पे डिपेंड करेगा? वो नंबर पे डिपेंड नहीं करता, ठीक? वेट चेंज ही नहीं होता पहली बात तो। ऐसे थोड़ी हो जाता है कि भैया अगर 100 आप मतलब ज्यादा चीजें ले लोगे, नंबर ज्यादा ले लोगे, तो वेट जितना आना चाहिए उससे अलग आएगा, ऐसा होता है क्या? नो सर। तो फिर वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहां से हुई? उसमें चेंज ही नहीं आएगा जब। समझ में आई अब मेरी बात? यस सर। चेंज का मतलब तो बेटा नॉर्मल से, जैसे आपने बोला कि अगर एक सेब का वेट 100 ग्राम है और 10 सेब का वेट 1000 ग्राम है, अगर ऐसा हो जाता कि एक वेट का सेब 100 ग्राम, एक सेब का वेट 100 ग्राम और 10 सेब का वेट होना चाहिए था 1000 पर आ गया 950, तो जो 50 ग्राम चेंज आया, चेंज इन वेट, वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हो सकती है। पर मेरे बच्चे क्या ऐसा कभी होता है? ऐसा होता ही नहीं है। चेंज इन वेट थोड़ी आ जाता है मेरे दोस्त, समझ में आई? तो इसलिए वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में लेने वाली बात है ही नहीं। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बेसिकली ये 4 हो गई: relative lowering in vapor pressure, elevation, boiling point, depression, freezing point and osmotic pressure। देखो बेटे इसमें सबसे पहले relative lowering हमने कर रखी है। हमने राउल्स लॉ पढ़ा था, हमने बोला कि relative lowering क्या होती है? PA डिग्री माइनस PA अपॉन PA डिग्री इज इक्वल टू XB। बोलो ये पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था आपने? ये राउल्स का सेकंड लॉ है कि नहीं? यस सर। हाँ, तो इसमें आप देखो दिस इज कॉल्ड एज रिलेटिव लोअरिंग। मैंने आपको समझाया था कि दिस इज कॉल्ड एज रिलेटिव लोअरिंग। क्यों? हमें पता था कि पीए डिग्री प्योर सॉल्वेंट का क्या होता है? वेपर प्रेशर। और पीए किसका होता है भाई? सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। तो उसमें जो डिक्रीज आया उसको क्या बोला? लोअरिंग। उसमें जो डिक्रीज आया उसको क्या बोला? लोअरिंग। और डिवाइडेड बाय हमने क्या लिया? प्योर। तो इसको बोला रिलेटिव लोअरिंग। एंड रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग in vapor pressure is equal to the mole fraction of solute, is equal to the mole fraction of solute। अब वो solute भले ही आपके पास अगर उसका मोल फ्रैक्शन सेम है, चाहे वो ग्लूकोज हो, चाहे वो सुक्रोज हो, चाहे वो यूरिया हो, ठीक, अगर उसका मोल फ्रैक्शन 0.2 है तो मतलब ये 0.2 ही रहेगा। क्या इस पे फर्क पड़ेगा कि ग्लूकोज, सुक्रोज या कोई भी चीज है? यानी नेचर पे डिपेंड नहीं कर रहा है। इट ओनली डिपेंड्स अपॉन नंबर।
Hence relative lowering is a colligative property. Relative lowering हमेशा डिपेंड कर रही है मोल फ्रैक्शन पे। मोल फ्रैक्शन किसका है इस पे नहीं फर्क पड़ रहा। अगर मोल फ्रैक्शन सेम है तो जो मर्जी चीज हो उसका रिलेटिव लोअरिंग सेम रहेगा। इसलिए रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute, not on the nature of solute particles. Hence relative lowering is a colligative property. बोलो पहली बात समझ में आई कि नहीं आई? जल्दी जल्दी यस लिखा करो यार। Yes, sir. मैं वेट ही करता रह जाता हूं तुम्हारी। और जिसको बोला होता है ना वो तो पक्का लिखा करो। दाम मैं हाथ तोड़ दूंगा तुम्हारे अगर नहीं लिखोगे तुम। पता कैसे चलेगा यार मेरे को? ठीक, तो ये तो हो गया बेटा हमारे पास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की पहली बात। ये हमने, और इसके सारे क्वेश्चन न्यूमेरिकल हमने सारे कर डाले। सारी तरह के क्वेश्चन न्यूमेरिकल हमने राउल्स लॉ के सेकंड में कर दिए। फिर भी अगर आपको डाउट होगा अपन डेफिनेटली उसको डिस्कस करेंगे। पर आज मैं आपका डिस्कस कर रहा हूं पहले एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड देन आई विल डिस्कस डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये दो चीजें हैं। तो चलिए सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड हाउ इट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। पहली बात तो हमें ये समझना एलिवेशन होता क्या है, और फिर ये समझना है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है क्यों, और फिर करने हैं इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स। देखो जी, हम सबसे पहले बात करेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। देखो बेटा, जब आपको बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन समझना है तो सबसे पहली बात हमें क्या समझनी है? सबसे पहली बात समझनी कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। देखो बेटे, अगर कल को कोई बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन तुमसे पूछता है कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बेटा बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या बोलेंगे? बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर at which vapor pressure of liquid becomes equal to atmospheric pressure. बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है बेटा जिस टेम्परेचर पे हमारा वेपर प्रेशर लिक्विड का एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है, उसको बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। जैसे बेटा मान लो हमारे पास एक ग्राफ ले लेते हैं, ठीक, हमने एक ग्राफ ले लिया। इस साइड बेटा मैंने वेपर प्रेशर लिया और इस साइड बेटा मैंने टेम्परेचर लिया। इस साइड टेम्परेचर बढ़ेगा, इस साइड वेपर प्रेशर बढ़ेगा, और हमने मान लिया कि ये हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। हमें पता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो कांस्टेंट होना ही है, तो उसका मैंने लाइन बिल्कुल सीधा लगा रखा है क्योंकि ये चेंज नहीं होना है। दिस विल नॉट चेंज विद टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर विल रिमेन सेम। भैया चंडीगढ़ में गर्मी ज्यादा हो जाए तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंज हो जाएगा यार? नहीं होगा ना, ठीक। तो कहने का मतलब ये है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो मैंने ऐसा ले रखा है। अब मान लो मेरे पास एक लिक्विड था कोई भी, ठीक, मान लो ये उसका वेपर प्रेशर है। दिस इज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड, ये वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट है। अब बेटे अगर मेरे को इसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर लाना है तो आपको अच्छे से पता है कि वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर मेरे को वेपर प्रेशर बढ़ाना है तो टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा। वेपर प्रेशर बढ़ते 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 यहां पर आकर के वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर।
यहां पे आकर के वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बेटा इसके कॉरेस्पॉन्डिंगली टेम्परेचर देख लें, इसके कॉरेस्पॉन्डिंगली टेम्परेचर देख लें। तो ये जो टेम्परेचर हमारे पास आया इसके कॉरेस्पॉन्डिंगली, दिस विल बी कॉल्ड एज डेल टीबी डिग्री, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ये आ गया आपके पास बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, इसको बोल देंगे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ये प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है जी। दिस इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ऐसा टेम्परेचर जहां पे वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड और एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल हो गया है, वो उसके बराबर का टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट होता है। बोलो ये ग्राफ समझ में आया कि नहीं? अभी जल्दी बोलिएगा। मुकुल समझ में आया कि नहीं? सर हम इसे स्ट्रेट नहीं बना सकते थे? हाँ जी बेटे, हम इसी ग्राफ की जो लाइन बनाई है हम इसे स्ट्रेट नहीं बना सकते थे? नो नॉट एट ऑल, इट डज नॉट फॉलो द स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। आगे आके उसकी इक्वेशन बनाऊंगा, इट विल नॉट फॉलो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। ठीक है बच्चे? यस सर। अब देखो बेटे आगे, अगली बात हमने एक चीज और पढ़ी थी। हमने ये पढ़ा था कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज लेस देन प्योर सॉल्वेंट। प्योर सॉल्वेंट के मुकाबले सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हमेशा कम होता है। हमने ये पढ़ा था प्योर सॉल्वेंट के मुकाबले सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हमेशा कम होता है। अब मैंने जो यहां पे सॉल्वेंट लिया था, प्योर सॉल्वेंट लिया था, यहां पे क्या लिया था? प्योर सॉल्वेंट लिया था। ये प्योर सॉल्वेंट का ग्राफ था। अब मैंने इसमें कुछ सोल्यूट डाल दिया। अगर इसमें सोल्यूट डाला तो इसका वेपर प्रेशर कम हो गया होगा। तो सोल्यूट डालने से बना सॉल्यूशन, तो उसका वेपर प्रेशर कम हो गया। तो हमने ये बोला कि ये जो पॉइंट है, ये वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट कंटेनिंग सोल्यूट, सॉल्वेंट कंटेनिंग सॉल्यूट, जिसमें हमने सोल्यूट डाल दिया है, उसका वेपर प्रेशर है, यानी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है। और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हमेशा कम होता है। ये पिछली बार मैंने एक्सप्लेन किया था कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम क्यों होता है। मैंने कहा था सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल सॉल्यूट के मॉलिक्यूल को पकड़ के रखेंगे और सॉल्यूट के मॉलिक्यूल सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल को पकड़ के रखेंगे, आसानी से उड़ने नहीं देंगे। उस अट्रैक्शन की वजह से वेपर प्रेशर सॉल्यूशंस का कम होता है। अब ये कम हो गया। अब मेरे को इस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ढूंढना है, तो मैं इसको भी हीट करूंगा। जब मैं इसको हीट करूंगा तो ये यूं 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 जाता रहेगा। अब ये यहां आके मिला मेरे दोस्त, यहां पर आके बॉइलिंग पॉइंट आ गया। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग अगर टेम्परेचर देखूंगा यहां पर, ये वाला, सो दिस टेम्परेचर इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। दिस टेम्परेचर इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है मेरे दोस्तों। ठीक, तो देखो प्योर सॉल्वेंट का इतना था, सॉल्यूशन का इतना हो गया, यानी यहां से यहां तक आपका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो गया। पहले इतना होना था, अब इतना हो गया, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। इसी बॉइलिंग पॉइंट को डेल्टा टीबी बोलेंगे। डेल्टा टीबी इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। जो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हुआ, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इसी को एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे। यहां से यहां तक हमारा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, सो दिस इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बोलो भाई, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? कि एलिवेशन कैसे हुआ, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता कैसे है, क्यों बढ़ता है? क्योंकि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होता है, तो ऑब्वियसली उसको बढ़ाने के लिए टेम्परेचर ज्यादा देना पड़ता है, तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता ही बढ़ता है भाई। मिस्टर मुकुल जोशी, आपका यस आना चाहिए, मैं फोन के अंदर आके पिटाई करूंगा अभी। जल्दी बोल, यस और नो। जल्दी बोल, जल्दी।
अक्षित का आ गया, पलक का भी यस आ गया, परी का भी यस आ गया, सुखमन का यस आ गया, शाबाश, विनीत का आ गया, जानवी का आ गया, गौरल का आ गया, भावना, अवनीत, सभी का यस आ गया, मुकुल साहब को भी याद आ गया, यस आ गया। चलिए अब देखो बेटे, अब हमने ये प्रूव करना है कि ये जो एलिवेशन है, अब हमने क्या प्रूव करना है, ये जो एलिवेशन, ये जो बढ़ा, ये जो बॉइलिंग पॉइंट का इंक्रीज हुआ, ठीक, अगर बेटे मैंने इसको टीबी लिखा और इसको टीबी डिग्री लिखना हो तो इसको टीबी लिख रहा हूं, यानी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, यानी टीबी डिग्री था बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट था भाई टीबी डिग्री, और टीबी जो था वो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन था, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन था। और हमें समझ में आ गया कि भैया ये ज्यादा है ये कम है, तो जो डेल्टा टीबी आएगा यानी चेंज यानी एलिवेशन, वो किसके बराबर आएगा, इसमें से ये माइनस करो, टीबी माइनस टीबी डिग्री, दिस इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हुआ, यानी सॉल्यूशन का ज्यादा था, उसमें से सोल्यूट का हमने क्या कर दिया, उसमें सॉल्वेंट का हमने क्या कर दिया माइनस, तो जो चेंज आया वो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है। सो दिस इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, दिस इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये बॉइलिंग पॉइंट का एलिवेशन हो गया, ठीक। नाउ वी हैव टू एक्सप्लेन इट इज अ कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी, हमें ये एक्सप्लेन करना है कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है जी। प्लीज इधर ध्यान दीजिएगा ताकि मैं आसानी से समझा सकूं। इसी ग्राफ को दोबारा ले रहा हूं, इसी ग्राफ को दोबारा ले रहा हूं, ये जो ग्राफ है ये समझाने के लिए कि इट इज अ कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी, इसको एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक, मैं दोबारा ले रहा हूं। यहां वेपर प्रेशर है और यहां टेम्परेचर है, और हमें ये अच्छे से पता है कि दिस इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। मैंने पहले प्योर सॉल्वेंट लिया, प्योर सॉल्वेंट का यहां वेपर प्रेशर था, यहां से बढ़ करके यहां आ गया, ये प्योर सॉल्वेंट था, और इसके कॉरस्पॉन्डिंगली जो हमारे पास टेम्परेचर आया होगा वो ये होगा टीबी डिग्री। अब मैंने इसी में कुछ कंसंट्रेशन डाली, कुछ सोल्यूट डाला, वेपर प्रेशर कम हो गया, तो ये हमारे पास हमने बोल दिया वेपर प्रेशर एट C1 कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन C1 है, कंसंट्रेशन C1 है, या बोल लो इधर मैंने 2 मोल्स डाले थे, किसके, सोल्यूट के, इन सोल्यूशन, सोल्यूशन जितना भी था उसमें मैंने 2 मोल सोल्यूट के डाल दिए, उससे उसका वेपर प्रेशर कम हो गया, वेपर प्रेशर कम हुआ। अब जब इसको बढ़ाया ये यहां पर आया, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंगली हमारा ये टीबी यानी एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट हुआ एट कंसंट्रेशन C1, मैंने 2 मोल और डाल दिए। बेटा अगर मैं 2 मोल और डालूंगा तो एक बात बताओ, वेपर प्रेशर में क्या फर्क पड़ेगा? पहले प्योर सॉल्वेंट था, उसमें मैंने 2 मोल पहले डाले थे तो उसका वेपर प्रेशर कम हो गया, अब मैंने 2 मोल और डाले उसी में, तो बोलो वेपर प्रेशर पे और क्या फर्क पड़ेगा, जल्दी बोलो। तो फिर डिक्रीज हो जाएगा और कम हो जाएगा, बिल्कुल सही। अब यहां पे ये आ जाएगा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, जैसे यहां पे एट C1 था, ठीक है, वेपर प्रेशर एट C2, कंसंट्रेशन C2, वेयर हमने ये बोल दिया वेयर C2 इज ग्रेटर देन C1, जहां पे C2 C1 से बड़ा है तो ऑब्वियसली इसका वेपर प्रेशर कम होगा। अब इसको बढ़ा लो आगे भाई, बढ़ाते चले जाओ, टेम्परेचर बढ़ाओ, अब ये यहां आके मिलेगा, इसके मुकाबले हमारे पास ये बॉइलिंग पॉइंट ये 1 था, ये 2 आ गया,
तो आपने देखा कंसंट्रेशन बढ़ाई यार, तो हमारा बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ गया। ऐसे C3 पे भी ले लेते हैं, ठीक, कंसंट्रेशन C3 और मैंने बोला C3 उससे भी ज्यादा है, तो वेपर प्रेशर और कम आएगा, और कम आएगा तो और दूर जाके मिलेगा। कहने का मतलब कंसंट्रेशन जैसे बढ़ाते रहोगे वैसे ही हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता रहेगा। सो डेल्टा टीवी जो यहां से चेंज आया था, पहले इतना आया, जब कंसंट्रेशन और बढ़ाई तो इतना आ गया, कंसंट्रेशन और बढ़ाएंगे और भी ज्यादा आ जाएगा, है ना। तो इसका मतलब डेल्टा टीवी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। मोल तो बढ़ा रहे हो सोल्यूट के भाई, सो डेल्टा टीवी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। तो जैसे मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा डेल्टा टीवी बढ़ेगा। अब मोल फ्रैक्शन किसका है, कोई फर्क पड़ रहा है, यूरिया, सुक्रोज, किसी का भी फर्क पड़ रहा है क्या? नहीं बेटा, वो उतना ही रहेगा। इसलिए हम बोल सकते हैं देयरफॉर डेल्टा टीवी डिपेंड्स अपॉन नंबर, नॉट ऑन द नेचर। डेल्टा टीवी इज अ कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी, इज अ कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। बोलो प्यारे बच्चों, मैंने जो पहली बात समझाई समझ में आई कि नहीं, कि जैसे आप कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हो वेपर प्रेशर डिक्रीज होता जाएगा, जैसे कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हो वेपर प्रेशर डिक्रीज होता जाएगा, जैसे वेपर प्रेशर डिक्रीज होता गया बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा यार, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा। यानी एलिवेशन जो चेंज आया वो मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड किया सोल्यूट के, सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन कम था तो बेटा जी हमारे पास डेल्टा टीवी कम था, सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन ज्यादा हो गया डेल्टा टीवी ज्यादा हो गया, तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। बोलो क्लियर? जल्दी यस लिखो और नो लिखो। निष्ठा, अवनीत, जल्दी जल्दी बेटा, टाइम नहीं है ना। अवनीत, भावना, ईशप्रीत, कार्तिकेन, विनीत, खुशी, जानवी, ओके। अब देखो आगे बेटा, अब देखो आगे, जब भी कोई कांस्टेंट हटाते हैं क्या लगाते हैं, जब भी कोई प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं क्या लगाते हैं, वी ऐड अ कांस्टेंट। सो डेल्टा टीवी इज इक्वल टू केबी या के सिंपली कांस्टेंट, कांस्टेंट इनटू एक्सबी, कांस्टेंट इनटू एक्सबी, where xb is mole fraction of solute, ठीक है जी। एंड k is constant of proportionality, k क्या है, constant of proportionality है। अभी ध्यान से सुनते जाना, बुक्स में कुछ नहीं है ये। अब मेरे को कौन बच्चा बताएगा कि xb क्या होता है, xb कैसे निकालते हैं, मुदिता xb कैसे निकालते हो? number of moles of solute upon total number of Na plus Nb, मतलब solute plus solvent के number of moles। बिल्कुल सही, हम ऐसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, हम ऐसे ही निकालते हैं। बट हमें ये तो पता है कि वी आर टॉकिंग अबाउट डाइल्यूट सॉल्यूशंस, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशंस, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशंस, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन ये जो होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इज वेरी लेस, कैन बी नेग्लेक्टेड, उसको नेग्लेक्ट कर सकते हो। सो डेल्टा टीबी becomes equal to k into number of moles of solute by number of moles of solvent, क्योंकि सॉल्यूशन dilute थी बेटा। अब नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर होते हैं बेटा, गिवन वेट अपॉन मोलर वेट। नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर होते हैं, गिवन वेट अपॉन मोलर वेट। तो देखो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के इंटू, इसके लिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी कैसे लिखोगे, गिवन वेट ऑफ बी अपॉन मोलर वेट ऑफ बी, और Na कैसे लिखोगे, गिवन वेट ऑफ ए डिवाइडेड बाय मोलर वेट ऑफ ए, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर क्या बन गया, न्यूमरेटर, ये बन गया, बन गया कि नहीं बन गया?
अब ऐसा करते हैं, let me multiply and divide this whole equation by 1000. Let me multiply and divide this whole equation by 1000. 1000 से डिवाइड किया, 1000 से मल्टीप्लाई किया, कोई फर्क पड़ा क्या? नहीं पड़ा। पर अब एक काम करते हैं, जो चीजें कांस्टेंट है उसको इकट्ठा कर लेते हैं, जो चीजें कांस्टेंट है उसको इकट्ठा कर लेते हैं। तो यहां पे आएगा डेल्टा टीवी इज इक्वल टू के इनटू ये मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, ये तो बेटे कांस्टेंट है ही है, डिवाइडेड बाय 1000, ये वाला इधर ले आया और बाकी बचा हुआ पार्ट उधर लिख दिया, WB अपॉन MB इंटू WA इंटू 1000। सिर्फ एक छोटा सा काम किया मैंने, ये वाला MA और नीचे वाला 1000 ये आगे ले आया, ये वाला MA और ये वाला 1000 आगे ले आया, बस रीअरेंज किया मैंने। क्यों किया? क्योंकि बेटा ये देखो, ये क्या है हमारे पास, गिवन वेट बाय मोलर वेट, यहां पे वेट ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000, ये मोलारिटी क्या होती है? मोलालिटी, डेफिनेटली। अब देखो बेटा, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट और 1000 भी कांस्टेंट, तो कांस्टेंट बाय कांस्टेंट इज ऑलवेज अ कांस्टेंट। तो जब इसको सॉल्व किए तो हमारे पास रिलेशनशिप क्या बना बेटा, ध्यान देना, डेल्टा टीबी, ये सारे को मिलकर लिख दिया केबी, और पीछे था स्मॉल m मोलालिटी। तो बेटा ये मेजर आ गया, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू एम, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू एम, ये हमने निकाला है यहां से, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू एम। बोलो भाई मेरे प्यारे बच्चों, बात समझ में आई है कि नहीं आई? सर ये सिर्फ डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए है ना? हाँ जी बेटा, होता ही डिल्यूट सॉल्यूशन के लिए है ये। मुकुल जोशी फटाफट से लिखिए यस और नो। बहुत दिन से सोया रहा, अब सोने नहीं दूंगा मैं। देखो सिंपल बात है, हमने मोल फ्रैक्शन में नंबर ऑफ मोल्स बाय ऑफ सोल्यूट बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट लिखा। क्यों? क्योंकि ये नेग्लेक्ट कर दिया, बहुत थोड़ा था। फिर उसको गिवन वेट बाय मोलर वेट लिख दिया, इसको भी गिवन वेट बाय मोलर वेट लिख दिया, 1000 और 1000 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके इसको थोड़ा सा रीअरेंज किया। अल्टीमेटली कोई बात नहीं बेटा, समझ नहीं आया ठीक से तो दोबारा समझा दूंगा, वो मेरा टेंशन ही नहीं है कि दोबारा समझाना। देखो भाई दोबारा समझ लो जिसको नहीं आया, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं होती है, चीजों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है इन स्पाइट ऑफ रट्टा मारते रहने से। इधर ध्यान देना, मैंने ये कह दिया कि डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, ये तो क्लियर है, ये यहां से समझ में आ रहा है। जितने सोल्यूट के मोल ज्यादा होंगे उतना हमारे पास डेल्टा टीबी ज्यादा होगा, वो तो क्लियर हो ही रहा है, यानी एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट उतना ज्यादा होगा। ठीक, अब जब भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते क्या लगाते हैं? कांस्टेंट। सो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के इंटू एक्सबी, वेयर के इज कांस्टेंट। हमें पता है, वी नो कि XB जो होगा वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट के बराबर होगा। एज सॉल्यूशन इज डाइल्यूट, क्योंकि सॉल्यूशन डाइल्यूट है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A। क्यों? क्योंकि सोल्यूट के मोल इज वेरी लेस डाइल्यूट सॉल्यूशन में, बी सोल्यूट तो उनके मोल्स बहुत ही कम हैं, तो ऑटोमेटिकली हमें यह समझ में आ गया कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट हम यहां लिखते फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट।
हमें ये भी पता है नंबर ऑफ मोल होते हैं गिवन वेट अपॉन मोलर वेट। तो बी की जगह ये, जहां पे गिवन वेट ऊपर चला गया मोलर वेट, ये एक्स बी आ गया। क्योंकि हमें पता था कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी जो होंगे वो डब्ल्यू बी अपॉन एम बी होगा, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एन ए जो होगा वो डब्ल्यू ए अपॉन एम ए होगा। फिर डब्ल्यू इज वेट, एम इज मोलर मास। अब इसको, ये वाला हमने निकाल दिया, इसको हम यहां पुट करेंगे मोल फ्रैक्शन। सो ये ले लो इक्वेशन 1, पुटिंग इन वन में पुट किया, तो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के इंटू डब्ल्यू बी इंटू एम ए डिवाइडेड बाय एम बी इंटू डब्ल्यू ए। सिर्फ ये वैल्यू इसकी जगह पुट हो गई है। नाउ मैंने कहा मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 1000, 1000 से मल्टीप्लाई 1000 से डिवाइड, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा हमारे को, कोई फर्क नहीं पड़ा उसको करने से, क्योंकि ये तो कट ही जाएंगे। लेकिन इसको रीअरेंज कर देंगे हम, रीअरेंजिंग रीअरेंज कैसे करेंगे? डेल्टा टीबी इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये वाला एम ए आगे लिख दिया मैंने, एम ए, ठीक, डिवाइडेड बाय ये वाला 1000 भी आगे लिख दिया मैंने, इनटू पीछे क्या रह गया, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए, ऊपर चला गया 1000। सो ये जो हो गया हमारे पास, ये मोलैलिटी हुआ करती है, गिवन वेट बाय मोलर वेट इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट 1000। ये क्या हो गया, मोलैलिटी। ये कांस्टेंट है ही, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो ये सारा कुछ कांस्टेंट हुआ करता है। तो दो चीजें हो गई, ये कांस्टेंट के बी और ये एम, इसलिए डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के बी इंटू एम। डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के बी इंटू एम। तो बेटा ये रिलेशनशिप हमारे पास आ गया, हम इस पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। अभी बोलो समझ में आया कि नहीं जी? जिसको पहले नो था, क्या वो यस हुआ कि नहीं? अब देखो सर, हमें ना, आप किसी कॉपी चेक करना, कभी कभी भी ये नहीं करवाया, सीधे यहां से। यार क्यों लोग जल्दी 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 सिलेबस टपा देते हैं? तो रीजनिंग कुछ भी नहीं बताना, उन्होंने सिर्फ ये लिखना और फिर उसके ऊपर 2 क्वेश्चन करवा देने, 4 क्वेश्चन करवा देने, 3-4 क्वेश्चन करवाए, छुट्टी हो गई, अगला टॉपिक आ जाएगा। अरे सर इतनी मेहनत करते क्यों भाई? क्यों बताऊंगे? क्या जरूरत है इसको बताने की? इसको बताने की बहुत ज्यादा जरूरत है। क्यों? इधर ध्यान देना। ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि अगर मैं यहाँ पे केबी की वैल्यू देखूं, केबी की वैल्यू, तो वो था के इंटू एम ए अपॉन 1000, था कि नहीं था? और ये जो एम ए है ये क्या है? यस यस दिया, ये एम ए क्या है बेटा? यस, जल्दी बोलो जल्दी, ईशप्रीत, ये एम ए क्या है? शाबाश आर्यन। परी, शाबाश मुदिता। परी, ये एम ए क्या है? मास ऑफ सॉल्वेंट। हाँ जी, मोलर मास ऑफ, बिल्कुल, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। बेटे अगर हमारे पास सॉल्वेंट चेंज हो जाएगा तो उसका मोलर मास चेंज हो जाएगा ना? सॉल्वेंट चेंज होगा तो उसका मोलर मास चेंज हो जाएगा ना? उससे केबी चेंज हो जाएगा ना? यानी केबी डिपेंड्स अपॉन सॉल्वेंट। इसका मतलब डेल्टा टीबी डिपेंड्स अपॉन सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट।
यानी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे जरूर डिपेंड करती है, नेचर ऑफ सॉल्यूट पे नहीं। ये प्रूव करना बहुत जरूरी है कि हमारे पास जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करती है। यानी जो सॉल्यूशन वाटर में होगा उसके लिए डेल्टा टी भी अलग होगा, जो सॉल्यूशन बेंजीन में होगा उसके लिए डेल्टा टी भी अलग होगा, चाहे उसका एम सेम हो उसका के भी अलग अलग हो जाएगा। यानी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को ये जरूर लिखना है कि इट डज नॉट डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ सॉल्यूट बट इट डेफिनेटली डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ सॉल्वेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और ये मैं नहीं करवाता तो कैसे बता देता, बताओ। डिफरेंट सॉल्वेंट के लिए डिफरेंट के की वैल्यू क्यों होती है? व्हाई फॉर डिफरेंट सॉल्वेंट वी हैव डिफरेंट वैल्यू ऑफ के? बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट का मोलर मास डिफरेंट तो के की वैल्यू डिफरेंट। अगर के की वैल्यू डिफरेंट तो ऑटोमेटिकली के भी डिफरेंट। के भी डिफरेंट तो बेटे हमारे पास क्या होगा? डेल्टा टी भी डिफरेंट। तो नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे जरूर डिपेंड करता, सॉल्यूट पे डिपेंड नहीं करता। ये प्रूव करने के लिए मैंने बेटा इतना सब कुछ करवाया तुम्हें। नाउ नेक्स्ट बात देखो, नेक्स्ट बात देखना जरा। अब बेटे यहां पे केबी क्या आएगा? नाउ व्हाट इज दिस केबी? इस केबी को हम बोलते हैं मोलर एलिवेशन इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट। उबल उबल के निकला है ना भाई, बॉइलिंग है ना, उबल उबल के निकला है, कैसे याद रखना? इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट। अगर इसकी डेफिनेशन देनी है, अगर इसकी डेफिनेशन देनी है इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट की, तो कैसे दोगे? ये पेपर में आएगी इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट की डेफिनेशन। बेटा इस m को 1 मान लो। अगर इफ m is equal to molality is equal to 1, so delta TB is equal to KB हो गया कि नहीं? यानी जो इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट होगा वो डेल्टा TB यानी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के बराबर होगा। सो इट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट फॉर 1 मोलर सॉल्यूशन। अगर मेरे पास 1 मोलर सॉल्यूशन हुआ, उस 1 मोलर सॉल्यूशन में जो बॉइलिंग पॉइंट का एलिवेशन है उसको इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट बोलते हैं। तो इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट फॉर 1 मोलर सॉल्यूशन। जब m की वैल्यू 1 हो, 1 मोलर सॉल्यूशन का जो एलिवेशन होता है बॉइलिंग पॉइंट का, उसको हम इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट बोलते हैं। और इसीलिए इसको हम मोलर एलिवेशन कांस्टेंट भी बोलते हैं। मोलर एलिवेशन कांस्टेंट भी बोलते हैं इसको। यही वजह है कि इसको मोलर एलिवेशन कांस्टेंट बोलते हैं। एक मोल के लिए, एक मोलर सॉल्यूशन के लिए जो एलिवेशन हुई वो मोलर एलिवेशन कांस्टेंट कहलाती है। बोलो बेटा, सारी थ्योरी पानी की तरह क्लियर होती है कि नहीं? अब एक्सपेरिमेंटली जब हम इसको फाइंड आउट करते हैं तो केबी कैसे निकालते हैं? बेटा केबी निकालते हैं MARTB का स्क्वायर डिवाइड बाय डेल्टा H ऑफ वेपराइजेशन इनटू 1000 पर केजी में चेंज करने के लिए। जहां पे MA क्या है? MA है मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। R क्या होता है? गैस कांस्टेंट, वैल्यू 8.314। TB बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। क्या? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। डेल्टा H वेपराइजेशन, हीट ऑफ वेपराइजेशन 1000। केबी को हम ऐसे निकाल लेते हैं, कई बार केबी पूछते हैं। और एक बात और समझ लेना, डेल्टा H ऑफ वेपराइजेशन जो होती है डिवाइडेड बाय मोलर मास, इसको लेटेंट हीट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। दिस कैन बी कॉल्ड एज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। इसलिए बेटा कभी कभी केबी को ऐसे भी लिखा जाता है, ये तो लेटेंट हीट हो गई RTB का स्क्वायर अपॉन लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इनटू 1000। तो केबी निकालने के 2 तरीके हैं। ये केबी निकालने के 2 तरीके हैं हमारे पास।
अगर तो डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन भी हो तो क्या होगा, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू आरटीबी का स्क्वायर बाय डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन बाय 1000। अगर लेटेंट हीट दी गई हो तो आरटीबी का स्क्वायर बाय लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इनटू 1000। अब देखो बेटा, इन सब चीजों में जो इंपॉर्टेंट चीजें आगे हम यूज करेंगे वो क्या क्या होगी, कौन कौन सी एक्सप्रेशन इंपॉर्टेंट होंगे। पहला एक्सप्रेशन ये इंपॉर्टेंट होगा, डेल्टा टीवी इज इक्वल टू केवीएम। दूसरा एक्सप्रेशन ये इंपॉर्टेंट होगा, ठीक, केवी इज इक्वल टू एम ए आर टीवी का स्क्वायर बाय डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन बाय 1000। तीसरा ये इंपॉर्टेंट होगा, केवी इज आर टीवी का स्क्वायर बाय लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन टू 1000। ठीक बेटे, आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रूव दैट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। आप ऐसे करके इसको प्रूव कर सकते हैं और नीचे लिखते जैसे कंसंट्रेशन बढ़ेगी वैसे डेल्टा टीबी भी बढ़ेगा, यानी जैसे जैसे मोलैलिटी बढ़ती जाएगी या मोल फ्रैक्शन बढ़ता जाएगा, so डेल्टा टीबी बढ़ेगा which depends upon number of moles। hence ये मोलैलिटी किसकी है उस पर फर्क नहीं पड़ रहा, मोलैलिटी अगर 1 मोलल किसी की भी हो, यूरिया की, सुक्रोज की, कोई फर्क नहीं पड़ता, वैल्यू सेम आती है। यानी इट डिपेंड्स अपॉन नेचर, इट डिपेंड्स अपॉन नंबर, नॉट द नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। बोलो ये सारी थ्योरी समझ में आई बच्चों? यस और नो, क्विकली। सर जी बेटा। सर मुझे एक बार ये इबियोस्कोपिंग कांस्टेंट के बारे में बता दो प्लीज। बेटा इबियोस्कोपिक कांस्टेंट हमने यहां से निकालना है, अगर इसको 1 मान ले तो ये इसके बराबर हो जाएगा। और ये क्या, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तो केबी इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट फॉर 1 मोलर सॉल्यूशन। सिंपल। किसी भी कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी होती है उसके साथ जुड़ी चीज को 1 मान लेते हैं। तो हमने बोला केबी इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट फॉर 1 मोलर सॉल्यूशन। बोल समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। अब आ जाओ, इसकी हमने ग्राफिकल स्टडी कर ली बेटा, इसकी हमने थ्योरेटिकल स्टडी पढ़ ली। ठीक, अब हम डिस्कस करेंगे इसके न्यूमेरिकल स्टडी। न्यूमेरिकल स्टडी इन एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, न्यूमेरिकल स्टडी इन द एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट। न्यूमेरिकल स्टडी के लिए हमें पता है कि डेल्टा टी भी जो फॉर्मूला यूज होंगे न्यूमेरिकल्स के लिए, इधर ध्यान देना वाले फॉर्मूलाज जो यूज होंगे, ठीक, कौन सा, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केवीएम, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केवीएम। ठीक है जी, या बोल सकते हो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी into weight of solvent by weight of solute upon molar mass of solute into weight of solvent in grams into 1000। ठीक, अगर सीधे मोलैलिटी दी है तो ये, अगर आपको वेट दिया है तो ये, ठीक, उसी तरह से केबी इज इक्वल टू एम ए आर टीबी का स्क्वायर अपॉन डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन इनटू 1000। या ये इक्वेशन यूज होगी जब कभी केबी निकालना होगा, और केबी कैन बी इक्वल टू आर टीबी का स्क्वायर अपॉन डेल्टा अपॉन लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इनटू 1000। तो ये 4 फॉर्मूला अगर हमारे साथ हैं तो हम कोई भी न्यूमेरिकल इजीली कर देंगे। चलो बेटा, हम पहले सिंपल न्यूमेरिकल से शुरू करते हैं, और सिंपल से जाते हो आपको पता है लास्ट लेवल तक हमें जाना है। ठीक, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 हमें बोला 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिसॉल्व्ड इन, 18 ग्राम of glucose is dissolved in
18 gram of glucose is dissolved in 1 kg of water. 1 kg of water. ठीक है जी. At what temperature will the water boils? At what temperature water boils? Water boils if kV for water is 0.52 Kelvin kg per mole. Is 0.52 Kelvin kg per mole. ये दे रखा है. बेटे तुम्हें एक बात बताऊं, वाटर के लिए केवी की वैल्यू, केएफ की वैल्यू याद रखनी चाहिए. पेपर में दिया तो होता है, पर कई बार ना भी दिया हो तब भी पता होना चाहिए. ना इधर ध्यान दो क्या क्या दे रखा है, क्वेश्चन कैसे करना है. बहुत सारे बच्चे ना न्यूमेरिकल से ऐसे जूझते रहते हैं. सर न्यूमेरिकल नहीं आ रहे. अरे तुम लोग ढंग से करोगे नहीं, आएंगे कहां से. ठीक, देखो पहले लिखो क्या है. हमें यहां पे दिया गया वेट ऑफ फ्लूइड 18 ग्राम. दूसरा वेट ऑफ सॉल्वेंट 1 kg. ठीक, तीसरा दिया है केवी 0.52, जो भी यूनिट्स है उसके पर केजी है, इसलिए चिंता की बात नहीं. अब हमें पूछा गया था बॉइलिंग पॉइंट, हमसे पूछा गया था टीबी, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन. हम ये तो जानते थे कि अदरवाइज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर वो 373 केल्विन हुआ करता है. 100 डिग्री, वो 100 डिग्री हुआ करता है. 100 डिग्री सेल्सियस क्या 373 केल्विन हुआ करता है. लेकिन हमें तो टीबी पूछा है सॉल्यूशन का, तो हमें पता था डेल्टा टीबी इज इक्वल टू टीबी माइनस टीबी डिग्री होता है. तो ऑब्वियसली टीबी जो होगा वो डेल्टा टीबी प्लस टीबी डिग्री होगा. ये इधर जाके प्लस हो जाएगा कि नहीं. अब ये तो हमें पता 100 डिग्री, पर हमें ये तो पता ही नहीं, तो हमें ये निकालना हो. ये निकालने के लिए हमें पता था कि डेल्टा टीबी इज इक्वल टू गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट. केजी में है तो 1000 करने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ मल्टीप्लाई किससे करना था, केबी से. केबी इंटू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए. वो केजी में है तो 1000 लगाने की जरूरत नहीं. सो डेल्टा टीबी, केबी हमारे पास दिया 0.52, वेट ऑफ सॉल्यूट कितना दिया 18, मोलर मास कितना होता है 180. ग्लूकोज है, ग्लूकोज ग्लूकोज का कितना. सॉल्यूट तो ग्राम्स में गिवन है ना. हाँ जी बेटे. सर वेट ऑफ सॉल्यूट तो ग्राम्स में गिवन है और सॉल्वेंट हमें केजीस में गिवन है, तो एक को यूनिट चेंज करना पड़ेगा हमें. बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा बेटा. क्यों करना पड़ेगा बेटे, ये नंबर ऑफ मोल्स ही तो है, तो नंबर ऑफ मोल गिवन वेट बाय मोलर वेट आ जाएगा. कोई चेंज नहीं करना पड़ेगा. ये आपके पास बेटा रेशियो है, इसके यूनिट्स तो कैंसिल ही हो जाने हैं. बात समझ में आई. हाँ जी सर. ठीक, और यहाँ पे हमने सिर्फ ये किया 0.12, 18 by 180 और वेट ऑफ सॉल्वेंट इज 1 kg. इसको सॉल्व कर दिया तो हमारे पास आंसर आ गया 0.052. ये तो आ गया डेल्टा टीबी, पर हमसे पूछा था टीबी. डेल्टा टीबी 0.052 और टीबी कितना 100, तो आंसर आ गया 100.052 डिग्री सेल्सियस. बोलो भाई, बात समझ में आई कि पिछली भी चले गई.
फटाफट बोलो, समझ में आ गया कि नहीं आया? Yes, sir. चलो फिर एक क्वेश्चन फटाफट से करके दिखा दो, ताकि मैं अगले क्वेश्चन तक खुद जाऊं। पहले आप करके दिखाओगे तभी आगे जाऊंगा। लिखो भाई क्वेश्चन। Calculate the boiling point. Calculate the boiling point of a solution. So दोबारा repeat. Calculate the boiling point of solution containing 0.456 gram of camphor. Containing 0.456 gram of camphor. Molar mass. Molar mass is 152 gram per mole. Molar mass 152 gram per mole. Dissolved in 31.4 gram of acetone. Dissolved in 31.4 gram of acetone having boiling point 329.45 Kelvin. 329.45 Kelvin. KB is 1.72 Kelvin kg per mole. KB is 1.72 Kelvin kg per mole. करो भाई कैलकुलेट सारा, और हाथ तेज चलाना क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे हैं। सर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एसीटोन बताना। बॉइलिंग पॉइंट जो एसीटोन का है 329.45 केल्विन। 329.45 केल्विन। हमें बोला वेट ऑफ कैम्फर, यहां लिख रहा हूं मैं, सल्यूट का वेट जो दे रखा है वो 0.456 ग्राम है। मोलर मास वो 152 है, ठीक। और हमारे पास वेट ऑफ सॉल्वेंट वो दे दिया गया है 31.4 ग्राम, ठीक है। ईबी डिग्री दे रखा है कितना, 329.45 केल्विन, ठीक। और केबी दे रखा है 1.72 केल्विन पर मोल पर केजी, केजी पर मोल। चलो फटाफट से करके दिखा दो, जल्दी, और जल्दी से भी पहले, बहुत जल्दी करने का। जल्दी करो बेटा, हाथ थोड़ा तेज तेज चलाओ भाई, बहुत सारी प्रैक्टिस है यार इस पे।
देखो डेल्टा टीवी निकालना है पहले, केबी इंटू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए, अभी ग्राम है तो इंटू 1000 करना होगा, ठीक। सो डेल्टा टीवी, केबी की वैल्यू 1.72, डब्ल्यू बी 0.546 इंटू 1000 divided by molecular mass 152 and weight of solvent 31.4। मुझे मालूम है इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी लंबी है, बट क्या करें, करनी तो पड़ेगी ना। 0.164 केल्विन आ गया डेल्टा टीबी। हमें जानते थे कि टीबी डिग्री जो होगा वो डेल्टा टीबी, टीबी जो होगा वो डेल्टा टीबी प्लस टीबी डिग्री होगा। डेल्टा टीवी 0.164 है प्लस 329.45 को ऐड कर दीजिएगा तो आपका टीवी निकल आएगा। बोलो बेटा, आंसर निकल जाएगा। ठीक है परी जी, जानवी ठीक है। तो इसको डिग्री सेल्सियस में पूछा होगा तो बेटा -273 कर देना, डिग्री सेल्सियस में पूछा होगा तो -273 कर देना। तो पहले वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया कि नहीं? सारे बच्चे जल्दी जल्दी ऐसे लिख दो। Sir, you have written WB for WA. 31.4 gram. Sir, in the data above. Yes, sir. डन भाई, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करवा रहा हूं तुम्हें, ध्यान देना, इजी है, ठीक। हमें बोला calculate the boiling point of 0.2 molal aqueous solution of urea having Kb 51.2 per 100 gram of solvent, 51.2 per 100 gram of solvent। ठीक है जी, सिंपल क्वेश्चन है 2+2 वाला, लेकिन थोड़ा सा इसमें ध्यान दीजिए। हमें यहां पे मोलैलिटी दे रखी है 0.2, डन, कोई दिक्कत ही नहीं है। हमें केबी दिया है पर वो दिया 51.2 केल्विन पर 100 ग्राम। बेटा हमें चाहिए होता पर 1000 ग्राम, तो भी कभी 100 ग्राम दिया हो तो पर 1000 ग्राम निकालना है। कैसे? 100 ग्राम के लिए इतना, 1000 के लिए क्या होगा बेटा, एक पॉइंट और इधर आ जाएगा, यानी डिवाइडेड बाय 1000 कर देना, इसको डिवाइडेड बाय 1000 कर देना, तो ये कट जाएगा, तो आंसर आपके पास आएगा, ये बात ध्यान में रखना, 5.12 केल्विन पर केजी, ठीक। ये 400 ग्राम है, 400 ग्राम पर नहीं, 400 ग्राम, 400 ग्राम। तो 100 ग्राम के लिए इतना, तो 1000 के लिए एक पॉइंट इधर शिफ्ट कर गया, 4000 ग्राम। तो बेटा बस ये झोल था इसमें कि अगर 100 ग्राम दिया हो तो उसको 1000 ग्राम में चेंज करना नहीं भूलना है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। सो बाकी तो सिंपल है कि डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू एम, एम भी दिया हुआ है, केबी हमने ठीक कर लिया, एम 0.2 से मल्टीप्लाई किया, डेल्टा टीबी आ गया, और फिर आपको पता है कि डेल्टा टीबी इज इक्वल टू टीबी माइनस टीबी डिग्री, आपको निकालना था टीबी, तो डेल्टा टीबी प्लस टीबी डिग्री, ठीक। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट हमेशा कितना होता है,
100 होता है प्लस डेल्टा टीबी यहां से हमने निकाल दिया 5.12 इंटू 0.2, इसको सॉल्व करके टीबी आ जाएगा। मेरा मकसद सिर्फ यहाँ पे ये था कि अगर आपको पर 100 ग्राम फॉर 100 ग्राम दिया हो तो 1000 ग्राम के लिए बस आपने एक डॉट यहाँ ये कर देना है। 10 ग्राम के लिए दिया हो तो 2 डॉट यहाँ ले आने हैं। बोलो बेटा बात समझ में आई कि नहीं? सर जो डेल्टा टीबी है वो केल्विन में नहीं है। Yes, sir, वो 3 केल्विन में ही है। नहीं सर, जैसे आपने बताया ना कि यहाँ पे जो केबी गिवन है 51.2 केल्विन फॉर 100 ग्राम सॉल्वेंट था, तो पर इसके 100 ग्राम नहीं बेटा, 400 ग्राम सॉल्वेंट। फॉर 100 ग्राम सॉल्वेंट था, 400 ग्राम सॉल्वेंट। तो इसका मतलब जब टीबी हम लोग को निकालना चाहिए तो प्लस 373 नहीं करना चाहिए था, क्योंकि केल्विन्स में चाहिए थे हमें यूनिट्स। देख बेटा, ये ना बहुत सारे बच्चों के प्रॉब्लम होती है बेटा, जिनको प्लस 1 में इतना समझाया नहीं होता, उनके साथ ये दिक्कत होती है। पर एक बात समझ, मेरी बात समझ, अगर मैं तेरे को ये बोलूं कि 100 से 110 डिग्री हो गया, ठीक है बेटा, कितनी डिग्री चेंज आया यहाँ पर? कितनी डिग्री चेंज आया? 10 डिग्री। 10 डिग्री। अब इसको केल्विन में ले ले, ये 373 और ये कितना हो गया 383, तो बेटा कितने केल्विन का चेंज आया? 10। तो जो बेटा चेंज होता है ना, चेंज इन डिग्री सेल्सियस एंड केल्विन इज सेम। नहीं यहाँ सर, पे 10 डिग्री का चेंज इज इक्वल टू 10 केल्विन, इजंट इट? ये सर मैं समझ गई, ये मेरे को बात पता थी, पर मैं क्या कह रही हूँ कि यहाँ पर जब आपने लिखा है ना, ये जो लास्ट एक्सप्रेशन आपने लिखा है, वहां पे हमें टीबी निकालना था ना, डेल्टा टीबी नहीं निकालना था, तो वहां पे 373 क्यों नहीं पुट किया? अरे पुत्र सुन मेरी बात, ये जो है ये मेरे पास डेल्टा टीवी निकला, यहां से डेल्टा टीवी निकला, ये डेल्टा टीवी चाहे डिग्री सेल्सियस में ले चाहे केल्विन में ले वो सेम रहेगा, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। चाहे तो डिग्री सेल्सियस में ले तब भी उतना ही, चाहे तो केल्विन में तब भी उतना ही है, क्योंकि चेंज सेम रहना है। ये तो 100 में लिख ले तो वो डिग्री सेल्सियस में आंसर आ जाएगा, और अगर 373 लिखेगी तो वो केल्विन में आंसर आ जाएगा। ओके सर, ठीक है। समझ में आई मेरी बात? यानी ये तो चेंज है ना बेटा, तो चेंज तो डिग्री सेल्सियस और केल्विन में सेम रहना है, तो उसमें कोई फर्क नहीं है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके क्वेश्चन में डिग्री सेल्सियस में आंसर पूछा है कि केल्विन में पूछा है। डिग्री सेल्सियस में पूछा तो 100 में प्लस कर देना, केल्विन में पूछा 373 में प्लस कर देना, और रादर हाँ 373 में प्लस कर देना। बोलो क्लियर? अभी सर कन्वर्ट करके भी आएगा तो सेम ही ना? नहीं आएगा, यस सर। क्वेश्चन का आंसर थोड़ी चेंज हो जाएगा। यस सर। बोलो भाई क्लियर हो गया? मुझे पॉइंट इज क्लियर और नॉट? यस सर। चलो अगला पॉइंट, अगला क्वेश्चन लिखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी लिख लेना है, टाइम थोड़ा कम बच गया है इसलिए क्वेश्चन जल्दी लिख लेना। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग boiling point of solution containing 3.24 gram of sulfur, 3.24 gram of sulfur in 40 gram of benzene, in 40 gram of benzene is increased by 0.81 Kelvin, 0.81 Kelvin if Kb for benzene, if Kb for benzene is 2.53, if Kb for benzene is 2.53 Kelvin kg per mole, Kelvin kg per mole, calculate the molecular mass, calculate the molecular mass and molecular formula of sulfur,
Calculate the molecular mass and molecular formula of sulfur. देखो बेटे, हम क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी का सबसे ज्यादा फायदा उठाते हैं इसके मॉलिक्यूलर मास निकालने में. कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, सबसे ज्यादा फायदा इसी में निकालते हैं, क्योंकि हमें यह पता होता है कि डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू डब्ल्यूबी अपॉन एमबी इंटू डब्ल्यूए इंटू 1000. हमें ये पता होता है बेटा, ठीक है बच्चे. अब ऑब्वियसली हमें ये निकालना है, इसको यहां ले जाओ, ठीक. तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मोलर मास ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू केबी इंटू डब्ल्यूबी इंटू 1000 बाय डेल्टा टीबी इंटू डब्ल्यूए. पर यह बात हमेशा ध्यान में रखनी है, ये 1000 तब लगता है बेटा जब ये वेट हमारे पास किस में दिया हो, ग्राम में. अगर ये केजी में दिया होगा सॉल्वेंट का वेट तो फिर 1000 नहीं लगेगा. ऐसे मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करते हैं. कई बार क्वेश्चन ही सिर्फ ये आता है कि हाउ डू वी कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास बाय यूजिंग एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. तो ऐसे करके करते हैं. अब बेटा इस क्वेश्चन में तुम्हें मैंने दिया था 3 पॉइंट यानी वेट ऑफ सोल्यूट 3.24 ग्राम दिया था बेटा, ठीक. और इसमें वेट ऑफ सॉल्वेंट बेटे 40 ग्राम दिया था मैंने, जो कि बेंजीन था. डेल्टा टीबी पे मेरे प्यारे बच्चों मैंने यहां पे दिया 0.81 केल्विन, ठीक. और यहां पे केबी भी मैंने दे रखा है, और केबी कितना दिया है मेरे प्यारे बच्चों, यह है 2.53 केल्विन केजी पर मोल. तो बेटा ऑलरेडी केजी में तो कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है. अब सीधे यहां पुट करेंगे तो एमबी आएगा, केबी की वैल्यू 2.53 इनटू डब्ल्यूबी वेट ऑफ सोल्यूट 3.24 into 1000 divided by delta TB 0.81, weight of solvent 40. बेटे सॉल्व कर लो, you will get, ये सारा कट जाएगा 253. तो मोलर मास आ गया 253. इसको लिखते हैं 250 ग्राम पर मोल, एक मोल के लिए, ठीक. ये तो मोलर मास आ गया कहीं. अब बोला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है. पहले भी इस तरह का क्वेश्चन किया हमने. मैंने बोला मान लो कि फॉर्मूला SX है, मान लो फॉर्मूला SX है, मेरे को नहीं पता है कितना भाई, SX फॉर्मूला है. तो इसका मॉलिक्यूलर मास जो होगा वो 32x होगा, सल्फर का 32x. सो 32x मस्ट बी इक्वल टू द मॉलिक्यूलर मास 153. तो x is equal to 253 upon 32, approximately 7.9, 9 से भी आगे यानी approximately 8. Hence answer is S8. x की वैल्यू निकाल दी, hence answer is S8. बोलो मेरे प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? यस सर. सर into 1000 क्यों किया? कहाँ पे into 1000, कहाँ पे? यहाँ पे बेटे. यस सर. अरे पुत्र ग्राम में नहीं है यहाँ पर. ओके सर, गॉट इट. अगर यहाँ ग्राम होगा तो यहाँ 1000 करेंगे, नहीं होगा तो नहीं करेंगे. सिंपल बात. केजी होगा तो नहीं करेंगे. सर आई थॉट वो केजी में गिवन है. चलो कोई बात नहीं. तो अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं, ये समझ में आ गया होगा. हाँ जी. अब एक अगला क्वेश्चन करेंगे, लास्ट वन फॉर दिस, फिर हम आगे इसके ऊपर और ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे. लास्ट क्वेश्चन लिखिएगा. अ सॉल्यूशन कंटेनिंग, लास्ट क्वेश्चन है, अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.5126 gram of naphthalene, a solution
containing 0.5126 gram of naphthalene. Naphthalene. Molecular mass 128. Molecular mass 128. Naphthalene का molecular mass दे रखा है. In 50 gram of CCl4. In 50 gram of CCl4. Have a boiling point elevation. Have a boiling point elevation of 0.402 Kelvin. Of 0.402 Kelvin. ठीक जी. While a solution containing unknown solute in same amount of CCl4 gave an elevation of 0.647 Kelvin. 0.647 Kelvin. Find the molar mass of solute. देखो बेटा, यहां पे ये बोला गया है कि अगर हमने 50 ग्राम CCl4 में इतना नैप्थलीन डाला तो हमारा बॉइलिंग पॉइंट का एलिवेशन इतना है. बट अगर उसमें सॉल्यूशन में कुछ अननोन सोल्यूट है, ठीक, अननोन सोल्यूट, और उसका वेट नहीं दिया है, अननोन सोल्यूट वेइंग, वेट तो देना पड़ेगा ना, वेइंग 0.6216 gram in same amount of CCl4 gave an elevation of this. आपको इसका मॉलिक्यूलर मास पूछा है. देखो बेटा, बहुत इजी क्वेश्चन है, ज्यादा मुश्किल नहीं है. हमारे पास डेल्टा टी फॉर नैप्थलीन समझ लो, वो दे रखा है 0.402, जब उसका वेट ऑफ नैप्थलीन वो दे रखा है 0.5126, और डेल्टा टीवी ऑफ अननोन सोल्यूट, मान लो एक्स ले लिया, वो दे रखा है 0.647, और यहां पे वेट ऑफ एक्स जो है वो 0.6216 ग्राम है, ये गिवन है. इसका अमाउंट सेम दिया है, ठीक. आपको इसका मोलर मास फाइंड आउट करना है, जबकि इसका मोलर मास हमें 120 दे रखा है, 128 दे रखा है. देखो बेटे, हमें ये पता था कि डेल्टा टीवी, हमें अच्छे से पता था कि डेल्टा टीवी इज इक्वल टू KVM, यानी KV by WB into MB into weight of solvent into 1000. ठीक है बच्चों, इसमें कांस्टेंट क्या है? KV. और अगर आपका ये सेम रहा तो KV कांस्टेंट रहेगा. तो KV की वैल्यू अगर निकालोगे, सो डेल्टा टीवी इंटू MB इंटू WA अपॉन WB इंटू 1000 हो जाएगा. ठीक है जी, समझ में आ रही है?
अब इसका मतलब बहुत सिंपल है कि अगर मैं इस, देखो ये तो सेम ही है, तो अगर नेप्थलीन के लिए Kb को इनकी, क्योंकि Kb इस पे डिपेंड करता है, इस पे डिपेंड नहीं करेगा, नेप्थलीन को x के लिए इक्वेट कर दो, Kb को इक्वेट Kb ऑफ नेप्थलीन विद x, तो आएगा डेल्टा T ऑफ नेप्थलीन into molecular mass of naphthalene into weight of CCl4 divided by weight of naphthalene into 1000 should be equal to delta T of X into molar mass of X into weight of CCl4 divided by weight of X into 1000, क्योंकि Kb तो सेम ही रहना है। अब ये वेट भी सेम दे रखा है, 1000 भी सेम रखा है, तो कितना सिंपल हो गया कि डेल्टा T ऑफ नेप्थलीन बाय वेट ऑफ नेप्थलीन into molar mass of naphthalene should be delta T of X by weight of X into molar mass of X। अब ये गिवन है, ये गिवन है, ये गिवन है, ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, और ये निकालना है। बोलो निकल जाएगा कि नहीं निकलेगा? Can you solve this question or not? Sir, I am getting 96.65. हाँ जी, आंसर दे रहे हो बेटे मेरे को? Yes, sir, I solved it. I am getting 96.65. हाँ जी बेटे बिल्कुल। देखो मेरे प्यारे बच्चे, इसको हम दो फॉर्मूला में बता सकता हूं मैं आपको। अगर मोलारिटी या मोलालिटी इज सेम बट सॉल्वेंट इज डिफरेंट, तो बेटे सिंपल सी बात हो जाएगी, सॉल्वेंट डिफरेंट है, उसका K भी डिफरेंट होगा, सो डेल्टा TB1 अपॉन KB1 शुड बी इक्वल टू डेल्टा TB2 अपॉन KB2 हो जाया करेगा। दो सॉल्यूशंस अगर होंगे, और वहीं पर मोलालिटी इज डिफरेंट बट सॉल्वेंट इज सेम, सॉल्वेंट इज सेम, एक चीज सेम हो जाए तो बेटा ऐसे में डेल्टा TB1 अपॉन स्मॉल m मोलालिटी इज मोलालिटी 1, डेल्टा TB2 अपॉन M2 आ जाएगा, क्योंकि फिर K भी सेम होगा, बोलो बच्चे दोनों फॉर्मूला समझ में आते हैं? जल्दी बोलना यस और नो। तो बेटे अभी की कहानी तो इधर तक छोड़ रहा हूं, कंपटीशन में इनके ऊपर क्वेश्चन आएंगे। मोलालिटी दे दी गई होगी सेम, अगर मोलालिटी सेम दे दी है और अलग अलग सॉल्वेंट है तो डेल्टा TB1 बाय KB1 इज डेल्टा TB2 बाय KB2, क्योंकि M सेम है। अगर मोलालिटी डिफरेंट है, ठीक जैसे यहां मोलालिटी डिफरेंट थी, तो सीधे डेल्टा TB1 बाय M1 इज डेल्टा TB2 बाय M2। बेटे क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? चलो, तो आज की कहानी यहीं छोड़ रहे हैं। अगली बार हम पहले करेंगे डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, और फिर इसके साथ जोड़ के बहुत मस्त क्वेश्चन बनाएंगे, बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट के जोड़ करके क्वेश्चन बनाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।